कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के दुधारू मवेशी पालकों के बीच होगा चारा बीज का निःशुल्क वितरण। राज्य के किसान उठा सकते हैं समेकित कृषि प्रणाली से लाभ। और लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता। और अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार की ओर से दुग्ध उत्पादकों और दुधारू मवेशी पालकों के बीच विभिन्न चारा बीजों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसमें मकई, सोरगम सूडान, ज्वार, राइस बीन और काऊ पी का चारा बीज दिया जाएगा। ये चारा बीज बायफ द्वारा संचालित सभी डेयरी पशु विकास केंद्र एवं झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दूध संग्रहण स्थल पर दिनांक 25 अप्रैल से उपलब्ध रहेगा। राज्य के इच्छुक दुग्ध उत्पादक या दुधारू मवेशी पालक अपने नजदीकी केंद्र से संपर्क स्थापित कर आवश्यकता अनुसार चारा बीज ले सकते हैं। झारखंड का मौसम और यहाँ की मिट्टी फूल उत्पादन के लिए काफ़ी अनुकूल है। हाल के वर्षों में किसानों में फूलों की खेती के प्रति रुचि बढ़ी है। राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा किसान फूलों की खेती से जुड़े। इस उद्देश्य को लेकर झारखंड राज्य बागवानी मिशन की ओर से फूलों उत्पादन योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना के तहत कट फ्लावर, बल्बस फ्लावर, लूज फ्लावर और सुगंधित पौधों की खेती के लिए परियोजना लागत का 40% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, आप अगर टिकाऊ कृषि और कृषि के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए समेकित कृषि प्रणाली एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इस प्रणाली से मिट्टी की उर्वरता और रोजगार के अवसर तो बढ़ते ही हैं, किसानों के पोषण और आय में भी बढ़ोतरी होती है। झारखंड जैसे प्रदेश में जहां कृषि आधारित रोजगार की कमी है, वहां स्वरोजगार उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम हो सकता है समेकित कृषि प्रणाली। समेकित कृषि प्रणाली में अनाज वर्गीय फसलों की खेती के साथ साथ सब्जी, फल, फूल की खेती होती है और गोपालन, बकरी पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन और मछली पालन जैसे कार्य किए जाते हैं। किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली में खास करके झारखंड प्रदेश में जहां एकल फसल पे आप निर्भर रहते हैं, वहीं आपकी आमदनी भी सीमित हो जाती है। वहीं समेकित कृषि प्रणाली में जब आप विभिन्न फसलों को आप समायोजन करते हैं और खास करके इसमें पशुधन अन्य आप मवेशियों का भी आप इसमें रखते हैं, तो आपकी आमदनी एज ए वैकल्पिक आय बढ़ती है। खास के मिट्टी में इसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है, चूँकि आप अन्य फसलों का चयन करते हैं और साथ में जो हमारी किसान भाई आप विभिन्न फसलों का उत्पादन करते हैं तो उसके सेवन से भी आपको जो कुपोषण है वो दूर होता है। और इस तरह से हम समेकित कृषि प्रणाली की बात करें, इसमें हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है, आपकी आमदनी बढ़ती है और साथ में अगर हम बात करें तो आपके पास वैकल्पिक साधन के आय बढ़ने से आपकी आमदनी बढ़ती है। और समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से आपके साथ में क्या है कि यह एक टिकाऊ कृषि की तरफ एक सशक्त माध्यम है, जिससे कि आपको समेकित कृषि प्रणाली की तरफ आना चाहिए। जो किसान खरीफ मौसम में लत्तेदार बोदी की खेती करना चाहते हैं, वो जून से फसल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। इस फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। लत्तीदार बोदी की खेती के लिए दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, जिसमें कतारों के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। झारखंड राज्य में बड़े पैमाने पर लाह की खेती की जाती है। राज्य के लाह उत्पादक किसान टहनियों से लाह छुड़ाने के काम को आसान बनाने और इस काम में तेजी लाने के लिए लेक शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 7700 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7100 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 1000 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 500 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। आगे हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए, उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सबों का एक बार फिर से कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। तो भाई स्वागत तो हम कर चुके हैं, जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज किस चीज़ की जानकारी हम किसान भाई बहनों को दिलाने वाले हैं, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? हाँ, हमको तो पता है। अच्छा, तो किसान भाई बहनों इनको तो पता है, तो आप भी जान लीजिए कि आज हम किस चीज़ की जानकारी आपको दिलाने वाले हैं। ऐसे आपको सचमुच में पता है तो बताइए, हम किस चीज़ की जानकारी दिलाने वाले हैं? गेहूं की। अरे वाह, वाकई गेहूं पता है फसल इनको। की खेती के बारे में नहीं, खेती हो जाने के बाद की प्रक्रियाओं के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो सही। उसमें क्या क्या जो है सो अब थोड़ा सा आप भी बोलिए ना। बिल्कुल, गेहूं जब फसल पक जाता है हमारा तो कटाई होती है। कटाई के बाद दौनी और भंडारण, उसका कैसे भंडारण किया जाए, इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नैयर अली साहब। किसान भाइयों जोहार, आज हम विरसा के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है कनी वैज्ञानिक डॉक्टर नैयर अली, जो हम बताएंगे कि गेहूं की कटाई, मड़ाई और भंडारण किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी किसान भाइयों जोहार, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मैंने जो कहा किसान भाइयों से कि अब जो है गेहूं जो है वो पक चुका है, तो गेहूं पक चुका है तो हम उसकी कटाई करेंगे। अब तो कटाई उपरांत हम किन किन बातों का ध्यान देंगे, हमारे किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में आप हमें बताएं। सामान्यतः गेहूं पकने के बाद या कोई भी फसल पकने के बाद यदि सही से उनका कटाई, मड़ाई और भंडारण नहीं किया जाए तो हम देखते हैं कि 20% के आसपास उसका जो है उपज में कमी हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को खास ध्यान देना चाहिए कि कटाई किस तरह से करें। तो कटाई करने के लिए है कि आप जो झारखंड में
हंसुआ से लोग कटाई करते हैं, तो आपका हंसुआ तेज होना चाहिए ताकि वो आसानी से कट जाए। सबसे पहले कटाई से पहले आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि गेहूं की बाली जो है वो पकी है या नहीं पकी है। तो इसमें एक किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहते हैं कि वो सबसे पहले गेहूं के एक दाने को लें और अपने दांत तले दबाएं। यदि दांत दबाने में कट की आवाज़ आती है, इसका मतलब है कि गेहूं जो है तैयार है, बिल्कुल है, तैयार हो गई है, और उसकी कटाई करें। कटाई दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सामान्यतः जो हंसुआ का इस्तेमाल करते हैं वो, दूसरा अभी कंबाइन हार्वेस्टर आ चुका है। तो जो बड़े किसान हैं गेहूं के, वो कंबाइन हार्वेस्टर से भी कटाई कर सकते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि एक ही समय में कटाई के साथ साथ उसमें दाने निकालने के लिए, यानी गहाई या मड़ाई जिसको बोलते हैं, दाने भी साथ में निकल जाते हैं और फिर बोरा में पैक करके खेत से ही वो ले जा सकते हैं। तो इस तरह से और दूसरा तरीका है कि आप जो हंसुआ सामान्यतः यहाँ पे चलता है उससे कटाई करने के बाद जो है उसको एक आध दो दिन सुखा दें। सुखाने के बाद फिर आप उसका जो पत्थर सामान्यतः पत्थर के ऊपर लोग उसको पटकते हैं, उसके बाद उससे दाने निकालते हैं। या फिर क्या करते हैं, जो बैल है या फिर भैंसा है उसको घुमाते हैं उसके ऊपर और फिर वो दाने निकालते हैं। तो इसमें ख़ास ध्यान देने वाली बात है कि जो भैंसा या फिर जो बैल है उसको घुमाते हैं तो उसमें होता है कि वो गोबर भी कभी कभी आ जाता है, जिससे दाने की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। तो किसानों का चाहिए कि इस तरह से गाय बैल या भैंस का उपयोग मड़ाई में नहीं करें, और ज़्यादा कोशिश करें कि मड़ाई में पत्थर पे ही दाने निकालें, या फिर कंबाइन हार्वेस्टर जहाँ पे है तो वहाँ पे उससे प्रोसेसिंग ये दाने निकालें। अभी तो बहुत छोटा मशीन भी आ गया है मड़ाई करने के लिए, यानी दाने निकालने के लिए, तो उस मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और किराए पे बहुत सारे गांव में एक किसान खरीदे हैं और बाकी लोग किराए पर उससे मड़ाई करके दाना निकाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुई कटाई और मड़ाई के बारे में। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो है भंडारण, क्योंकि अगर भंडारण में अगर कुछ कमी रह जाएगी तो हमारी फसल जो है वो काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। तो भंडारण करते समय हमारे किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले है कि भंडारण में आपके जो दाने होते हैं, गेहूं के जो दाने होते हैं, उसमें जब हम लोग उसकी मड़ाई करते हैं तो 20% के आसपास उसमें नमी रहती है। उस नमी को कम करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसान भाइयों को बोलते हैं कि खुले सूरज की रोशनी जो है उसमें वो सुखा दें दाने को 2 से 3 दिन तक। तो सामान्यतः जो है उसमें नमी करीब 12% के आसपास आ जाता है। 12% के आसपास नमी आ जाए और आप जब दांत तले दबाएं तो उसको टुकड़े करने में काफ़ी आपको मेहनत करना पड़े, तो समझ जाइए कि 10 से 12% के आसपास नमी आ गया है। जब उतना नमी आ जाए तो आपके यहाँ या तो आयरन का बिन बना हुआ होगा जिसमें आप रखते हैं, तो उसमें सुखा करके रख लें। और इसमें ख़ास ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे जो दाने के जो कीड़े होते हैं वो उसमें लगते हैं। तो उसके लिए जो झारखंड के किसान हैं सामान्यतः वो कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम किसान भाइयों को सुझाव देना चाहेंगे कि यदि आप कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं तो शरीफा का सूखी पत्ती या नीम की सूखी पत्ती जो है भंडारण करते समय, जहाँ पे आप जिस बर्तन में या जिस बिन में आप रख रहे हैं भंडारण के लिए, उसमें सूखी नीम की पत्ती या शरीफा की पत्ती दे दें, तो उसमें किसी भी तरह का जो कीट है जो भंडारण के समय लगता है वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, यदि आप कीटनाशक का उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें जिंक फॉस्फाइड है, उसके बाद अल्मीनियम फॉस्फाइड है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं भंडारण के समय। जी डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नमी हो जाती है जहां हम रखते हैं अपनी फसल को, तो वो नमी ना रहे जिससे कि हमारी फसल को नुकसान ना हो, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? उसमें यही ध्यान रखना है कि जैसे कटाई के समय है, यदि अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है
तो तुरंत नहीं काटें, 1-2 दिन बीत जाए उसके बाद काटें, ताकि खड़ी फसल में जो है नमी आसानी से निकल जाए, तब आप उसकी कटाई करें। जी। ऐसा नहीं हो कि जब आप कटाई कर रहे हो तब बारिश हो गई। जी। बारिश होने से क्या होगा कि दाने जो होते हैं वो फिर स्प्राउट कर जाते हैं, उसमें अंकुरन आ जाता है, और कई तरह के जो कीट होते हैं वो ज़्यादा नमी दाने में होने से आसानी से उसमें जो है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। जी। तो खेत में 2-3 दिन रहने दीजिए, उसके बाद उसका कटाई करके फिर हमने जो जिस तरीके से मड़ाई के बारे में बताया वो कर लीजिए, फिर भंडारण कर लीजिए, और फिर आपको एक अच्छी उपज मिलेगी, और जो 20% का जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी हम प्राय देखते हैं कि गेहूं में काले काले धब्बे जो हैं वो होने लगते हैं, जैसे फंगस है, इस टाइप से जो है ऊपरी लेयर में जो है वो जो हो जाता है, वो क्यों होता है, उसके बारे में बताएं। इसमें तो एक करनाल बंट बोल के डिजीज होता है, बीमारी होता है। तो यदि करनाल बंट बीमारी हो तो उसमें जो टिप होता है उसके दाने में वो काली हो जाती है। दूसरी बात है कि यदि नमी ज़्यादा रहेगा तो उसमें फंगस का ग्रोथ हो जाता है। तो सबसे पहले नमी को कम करना है, यानी आपको सन ड्राई ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी में आप उसको ड्राई 2-3 दिन लगातार कर दें, खास करके मई के महीने में या जून के महीने में। तो हम समझते हैं कि यदि नमी नहीं रहेगा तो उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। वाह, क्या बात है जानकारी। तो खेती पूरा खेती का काम हो जाए अगर हम लोग वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान सम्मत तरीके से, और जो सलाह हमारे विशेषज्ञ साहब ने दी दिया उस तरीके से कटाई ना करें, दौनी ना करें, भंडारण ना करें, तो सब किया दिया मेहनत बेकार बाबा जी। इसलिए भाई लोग, हमारे विशेषज्ञ साहब नैयर अली साहब ने जिस तरीके से बताया कटाई के बारे में, दौनी के बारे में, भंडारण के बारे में, आप उस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदे में रहें। चलिए, अब हमारी दूसरी जानकारी के लिए हमारे पत्रकार बंधु आए, लेकिन उससे पहले आप देखिए संदेश। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हैं? अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं, इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, तो हम लोग पहले ही कह चुके थे कि पत्रकार बंधु आए, तो लीजिए जोहार। जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो आज आप हमारे किसान भाई बहनों को किस चीज़ की जानकारी दिलाने वाले हैं? आज हम अपने किसान भाइयों को बहुमूल्य उत्पाद की जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। कौन उत्पाद? देखिए, हमारे झारखंड में हर तरह की खेती होती है, अन्य की फसल लगती है, साग सब्जी लगता है, लेकिन हमारी झारखंड की पहचान वनोपज से है। अच्छा, हाँ भाई, नामे है झारखंड, तो जंगल वन तो हमारी संपदा है, और इसी में बहुमूल्य वानिकी फसल शायद, क्या? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं, चलिए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सरकार। तो आइए जानते हैं उनसे। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम अपने इस अंक में चर्चा करेंगे बहुमूल्य वानिकी फसलों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि जो वानिकी जो फसल है हमारे किसान भाइयों की आर्थिकी सुधार में लाने के लिए क्या मदद कर सकती है? ये जो वानिकी जो फसलें हैं, ये लगाने से आपको काफ़ी लाभदायक फल मिलता है। जैसे आर्थिक स्थिति, अब ये जो फसलें जो आपका लास्ट में जो मिलेगा, अब जो कुछ भी मिलेगा उसमें से आप काफ़ी सारे लाभदायक, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, वृक्ष से जो लकड़ी है, जलाने की लकड़ी, ये सब कुछ मिल सकता है। साथ ही साथ ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए लाभदायक फसल है। जैसे आपको काफ़ी दिन बाद ये इसका जो लकड़ी है आप वो बेच सकते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, और इवन आपका जो भी लकड़ी है प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में भी भेज सकते हैं। या ऐसा देखा जाता है कि
जो मतलब ये जो वृक्ष है जो भी वानिकी का रिलेटेड है वो उसमें पानी ज़्यादा देने का जरूरत नहीं होता है, लाभदायक बहुत लाभदायक होता है, देखभाल कम करना पड़ता है और साथ में साथ जो दूसरे जो फसलें होता है उसमें क्या है पानी का ज़्यादा जरूरत होता है और वानिकी में क्या होता है कि इसमें पानी कम डालने के कारण वो पहले प्राइम इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं, देखभाल कम करने का जरूरत होता है और इससे क्या है किसान काफ़ी लाभ पा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसल हैं, वानिकी फसल हैं जो हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए और उनसे मुनाफे कमाने चाहिए। वानिकी में तो काफ़ी बहुत सारे है, एक आपका सागौन हो गया, गमर हो गया जो गमारी बोलते हैं, एक महोगनी हो गया, एक करंज हो गया, नीम भी लगा सकते हैं, कोई चाहे तो मतलब जो सजना है वो भी लगा सकते हैं। तो इसमें से मैं किसान भाइयों को आग्रह करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है सबसे लाभदायक जो मेरे मन से जो आता है वो है सागवान और गमर। गमारी को क्या है कि उसमें बहुत जल्दी 8-10 साल में बहुत काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। डॉक्टर साहब अभी आपने ये सारे जो वृक्ष का जो अभी आपने नाम लिया, चर्चा की, तो ये जो सारे स्वस्थ जो वृक्ष होते हैं ये हमारे किसान भाई कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? किसान भाई लोग हो सकता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट एजेंसी से कहीं से भी ले सकते हैं या प्राइवेट नर्सरी होता है, निजी नर्सरी जो कभी गवर्नमेंट अप्रूव होता है वहाँ से भी ले सकते हैं या कहीं जैसे यहाँ पे विरसा कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं या कोई ऐसे अन्य संस्थान जहाँ से मतलब अच्छा क्वालिटी का अच्छा वृक्ष मिल सकता है, पौधे मिल सकता है, वहाँ से ले सकते हैं या खुद किसान अपने हाथों से अपना नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उनको बीज पहले अच्छा वाला जगह से लेना है और उनको क्या है सही ढंग से उगाना है और उसके लिए एक छोटा सा 1 हफ्ते का ट्रेनिंग ले तो सबसे अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब ये ट्रेनिंग भी हमारे किसान भाइयों को ये किसी सरकारी संस्था के द्वारा दी जाती है या हमारे किसान भाई जो बिरसा एग्रीकल्चर है चाहे प्लांडो है यहाँ पर आकर ले सकते हैं? एक तो संस्थान में भी वहाँ से भी ले सकते हैं, संस्थान किसी भी जैसे ICR के हो गए, जैसे ये प्लांडो का ये हो गया, यहाँ से भी ले सकते हैं या कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से भी ले सकते हैं। कोई निजी प्राइवेट संस्थान भी ऐसे भी है जो जहाँ से मतलब ऐसे दे सकते हैं, तो कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए आप पहले आप जाइए, बात कीजिए वरिष्ठ अधिकारी से, वो ट्रेनिंग जरूर दिलाएगा और कृषि अधिकारी तो इसके मामले में सबसे पहले हैं। डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई ये वृक्ष जो खरीदेंगे ट्रेनिंग के दौरान इसे फिर लगाने का जो जानकारी होगा इस बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तृत जानकारी दें कि वो इस वृक्ष को कैसे लगाएं। पहले तो वृक्ष पौधे लेके आइएगा, अच्छे जगह से अच्छा पौधा लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपने जो जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ पे एक अच्छा से गड्ढा खोदना चाहिए और गड्ढे का साइज जो होगा 45 बाय 45 बाय 45 मिनिमम, मतलब कम से कम इतना तो रखना ही चाहिए। फिर गड्ढा खोदने के बाद कुछ दिन 10-15 दिन के लिए उसको गड्ढे को छोड़ दीजिए ताकि उसमें जो पॉइजनस गैस होता है, जो मतलब विषदायक जो गैस है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद क्या करना है, उस गड्ढे को फिर से दोबारा भरना है उसी मिट्टी से जो निकाला गया है और उस मिट्टी के साथ जो खेती का जो खाद है, जो खेत में जो खाद पाया जाता है वो नहीं तो गोबर का कुछ पुराना गोबर मिक्स करना है, वर्मी कंपोस्ट जो मिलता है उसको मिक्स करना है। फिर मिक्स करने के बाद फिर उसी गड्ढे में डाल देना है और पौधे को उसी में लगाना है। एक तो ये है, दूसरा है जो स्पेसिंग मेंटेन करना है, मतलब पौधे से पौधे का जो अंतर है, दूरी है, उसको मेंटेन करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके ऊपर निश्चित है कि आपको क्या चाहिए, आपको लकड़ी चाहिए या आपको उसी के बीच में दूसरा फसल भी चाहिए, उसी के हिसाब से आपको मतलब लगाना चाहिए। और जनरली मतलब सबसे अधिकतर जो पाया जाता है 2 बाय 2 मीटर या 2 से 3 मीटर तक लगाते हैं जो अंतर पौधे से पौधे है, और नहीं तो आप चाहे तो उसको 2 से 5 मीटर तक रख सकते हैं ताकि आपके पौधे के बीच में आप दूसरा फसल भी उगा सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसा भी आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि बहुत सारे वृक्ष हैं, सागवान भी है, महत्वपूर्ण जो है सागवान और गम्हारी, तो इन वृक्षों को लगाने से हमारे किसान भाइयों को कितना आय होने की संभावनाएं हैं? ये सागवान और ये जो गम्हार जो है, पहले तो बता देता हूँ सागवान का 1 क्यूबिक फीट मतलब 1 क्यूबिक फीट का जो मतलब बाजार वाला जो रेट है अभी जो चल रहा है उसका 2,500 से 3,000 रुपये तक है। और अगर पूर्ण विकसित जो वृक्ष होता है उसका देखा गया कि मतलब उनका जो आय होता है, टोटल जो आय होता है वो सबसे अधिकतर 25 से 30 हज़ार एक वृक्ष से मिल जाता है। और रहा बात इसका गम्हार का, ये गम्हार जो है 8 से 10 साल तक की लाभ दे देते हैं। उसमें क्या है, आय आपका ये 2500 से 3000 मतलब 3000 तक का ये हाफ क्यूबिक फीट 5 क्यूबिक फीट तक मिलता है। और दूसरी बात है कि आपका 8 से 10 साल का एक वृक्ष उनको
8,000 रुपये तक का इनकम मतलब आय दे सकता है। तो इससे काफ़ी मतलब इससे ये तय होता है कि आप टीक मतलब जो सागौन है, सागौन को गमर से रिप्लेस भी कर सकते हैं, अगर मतलब परिवर्तित कर सकते हैं, जो आपसे मतलब ज़्यादा लाभ। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई अगर आर्थिक पहलू से देखा जाए कि जो ये वानिकी जो फसल है, तो हमारे किसान भाइयों को किस तरह से ये लाभ पहुंचा सकती है? इसमें क्या है, एक सागौन का पेड़ लगा दिया तो उसको जो ज़्यादा देखभाल नहीं होता है, तो इससे क्या है ना, एक तो है आपका लेबर कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है, दूसरी बात है खर्चा, दूसरा अन्न को खर्चा मतलब कम हो जाते हैं अन्य फसलों की तुलना में। तो इसमें क्या है, आप सागौन से जो मिलता है आज जो लास्ट आप बीच बीच में भी उसके डाले पत्तियाँ या कुछ भी आप निकाल सकते हैं, उससे बेच भी सकते हैं, किसी और दूसरे को भी बेच सकते हैं जिनको ज़रूरत है, या जो जैसे सागौन का पत्ते ले लिए उससे कप प्लेट भी बना के कोई मार्केट में बेच सकते हैं, या आप गमर का पत्ते ले लीजिए, वो बकरी भी खाते हैं, या उससे वो मेडिसिनल मतलब औषधि काम में भी आता है। तो इसको आप बीच बीच में क्या है ना, किसी अच्छे संस्थान के साथ जोड़ के उसको लिंक अप कर सकते, मार्केट मतलब बाजार में बिक सकते हैं, बेच सकते हैं, तो अच्छा बिकेगा तो अच्छा आपका आय भी मिलेगा। तो ये से मतलब सबसे ज़्यादा मतलब लाभदायक वृक्ष जो माना जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान। वाह वाकई प्रदीप सरकार जी ने जो जानकारी दी बहुत बढ़िया की। देखिए भाई, वानिकी फसल जो है, हम लोग अमूमन करते क्या है कि जो हमारे पारंपरिक फसलें हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फायदेमंद, ज़्यादा कमाऊ, ज़्यादा टिकाऊ फसल जो है वो वानिकी फसल है, जो हमारे लिए भी फायदेमंद है, पर्यावरण के लिए भी है और मुनाफा भी ज़्यादा है। और कैसे करें इसकी वैज्ञानिक खेती, बहुत अच्छे तरीके से हमारे विशेषज्ञ महोदय ने बताया। दोस्तों, आप हमारे विशेषज्ञ जो बताएं इस पे अमल करें, इसका पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, यही हमारी चाहत है। तो अब क्या इरादा है, हम आज्ञा लें? बिल्कुल। तो आज्ञा लेने से पहले कागज कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन खत लिखना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की परेशानी हो या जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें और हमारे साथियों को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।